इससे एक बात तो साफ थी, वेदांत सही बोल रहा था। और इन सब के पीछे एक ऐसी ताकत थी जिसे शौर्य ना देख सकता था और ना छू सकता था। शौर्य की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई थी, इसलिए उसने वो रात अपने कैबिन में बैठे हुए कुछ सोचकर ही बिताई। अगले कुछ दिन सन्नाटे के साथ बीते। शौर्य ने तो मानो 10 दिन से घर की शक्ल भी नहीं देखी थी। शौर्य हर वो तरकीब आजमा चुका था जिससे वो वेदांत की बात को गलत साबित कर सके, लेकिन जब सब तरीके फेल हो गए तब उसे भी यकीन हो गया कि वेदांत की मून थ्योरी ही एक लौती एक्सप्लेनेशन है। कुछ दिन बाद वेदांत घर पर बैठा यही सोच रहा था कि उसने एक क्राइम ओरिएंटेड प्राइवेट डिटेक्टिव की नज़र से इस केस की कितनी फिल्मी एक्सप्लेनेशन दी। सिर्फ एक दो सबूतों के बिना पर तो सारी कहानी नहीं बताई जा सकती ना। किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए ये कितनी खराब बात है। दूसरी ओर उसका मन ये भी कह रहा था कि इस केस की उसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है। वेदांत के मन में चलती इसी लड़ाई में डोरबेल की आवाज ने दखल दे दी। वेदांत ने दरवाज़ा खोला तो सामने युक्ति खड़ी थी। असल में युक्ति वेदांत और शौर्य के नीचे रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस आहूजा की इकलौती बेटी थी। वेदांत उसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स की ट्यूशन दे दिया करता था। दोनों के बीच लगभग 6-7 साल का अंतर था, इसलिए वेदांत युक्ति को अपनी छोटी बहन मानता था। इतनी शाम को कैसे आना हुआ मैडम, वो भी बिना नोटबुक के? ये सुनते ही युक्ति ने एक मुस्कान के साथ वेदांत के हाथ में एक कटोरी पकड़ा दी। युक्ति आज ट्यूशन पढ़ने नहीं बल्कि चीनी मांगने आई थी। वेदांत किचन में से चीनी लेके युक्ति को देता है। तभी युक्ति की नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है जिन पे से शौर्य ऊपर आ रहा होता है। युक्ति उसे एक मुस्कान के साथ हेलो भैया बोलती है, लेकिन शौर्य उसे अनसुना करता हुआ अंदर चला जाता है। वेदांत को शौर्य का ये बर्ताव कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो है जो सही नहीं है। वो युक्ति को घर जाने को कहता है और दरवाज़ा बंद कर अंदर आता है। शौर्य को कुर्सी पर गंभीर बैठे देख वेदांत पूछता है, क्या हुआ शौर्य, सब ठीक है? तेरी थ्योरी सही थी वेदांत, ये हमारे बस में नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन में सबको बताया ये, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। किसी को मुझ पे यकीन नहीं हुआ। सीनियर इंस्पेक्टर जाके ऐसी बातें करेगा तो किसको यकीन होगा? कुछ समय के लिए कमरे में सन्नाटा सा हो जाता है। इस सन्नाटे को तोड़ती है दरवाजे की घंटी की आवाज। वेदांत दरवाजा खोलता है और सामने एक पुलिस कांस्टेबल को खड़ा देख उसे शौर्य के पास ले आता है। कांस्टेबल शौर्य को सल्यूट करता है और बोलना शुरू करता है, सर वो आज आपने वो चांद के बारे में बताया था ना सर, सबके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मुझे लगता है आप सच बोल रहे हो। छोटे होते मेरी दादी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाया करती थी। मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ कहानी है, लेकिन अब सर मैं चाहता हूँ आप किसी से मिलो, आप दोनों। अस्सी साल के हैं सर वो। वैसे तो किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपनी चांद वाली बात उन्हें बताओगे तो शायद आपकी और हमारी भी कुछ मदद हो जाए सर। वैसे हम गांव में तो सब उन्हें बड़ी ताई बुलाते हैं, पर उनका नाम कौशल्या देवी है सर। कांस्टेबल उन्हें एक बड़े ही पुराने घर के सामने लाके खड़ा कर देता है और अंदर आने का इशारा करता है। अंदर घुसते ही उन्हें जलते हुए तेल की महक आती है जो शायद उस कमरे में जलते एक लालटेन से आ रही थी। कमरे की दीवारें बूढ़ी हो चली थी, झुर्रियों की तरह दीवारों की पपड़ियां उतर रही थी। एक रोशनदान भी था जिसमें शाम होने की वजह से रोशनी भी नहीं आ रही थी। इसी लालटेन के हल्के से धुएं
और बूढ़े से कमरे के बीच लगी थी एक पुरानी किरकिराती खाट, जिस पर उनकी तरफ पीठ करे बड़ी ताई ऐसे बैठी थी जैसे किसी राजा का सिंहासन हो। शौर्य ताई से कहता है, नमस्ते ताई, मैं इंस्पेक्टर शौर्य और ये मेरा छोटा भाई वेदांत। अगर आपका एतराज़ ना हो तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ताई ने कपकपाती पर ताकतवर आवाज़ में जवाब दिया। बोलिए। शौर्य ने वेदांत को इशारा किया तो उसने बोलना शुरू किया। ताई, आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से लोगों की। हाँ जानती हूँ, कोई काम की बात है तो बोलो वरना दरवाज़ा खुला है। ताई ने वेदांत की बात को काटते हुए कहा। वेदांत ने 3-4 सेकंड रुककर दृढ़ता के साथ बोला, हमें लगता है इसके पीछे चांद से रिलेटेड कोई बात है। ये सुनते ही कमरे में कुछ देर गुप्त सन्नाटा था। चुप्पी को तोड़ते हुए ताई गंभीर होकर बोली, रहने दो, वक्त बर्बाद मत करो। तुम शहर वालों को तो बस तुम ही ठीक लगते हो। जाओ, कहानी सुनने किसी और दिन आना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पता है। मैं जानता हूँ आपकी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। मैं उन कहानियों के पीछे का सच जानना चाहता हूँ। प्लीज़ ताई, प्लीज़। लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। ये कहानी 400 साल पहले शुरू होती है। एक बार गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। खेतों में तो दूर की बात है, लोगों के पास पीने तक को पानी नहीं था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े ऋषि आए। उन्होंने गांव वालों को चांद की देवी की पूजा करने की सलाह दी। तब गांव के जमींदार ने अपने कुछ बचे कुचे साधनों से देवी की एक पूजा रखवाई। अब इसे किस्मत का खेल कहो या देवी का चमत्कार। गांव में बारिश हुई और फिर से गांव हरा हो गया। लेकिन जहां वरदान होता है वहां अभिशाप भी होता है। गांव वालों की इन खुशियों की कीमत दी थी एक लड़की ने, अपनी बलि देकर। उस ऋषि ने गांव वालों को बताया कि उन्हें पूजा हर साल इसी महीने में करनी होगी, वरना इस गांव पर ऐसा अभिशाप मंडराएगा जिसे कोई चाहकर भी छुड़ा नहीं पाएगा। कई साल तक गांव वालों ने चांद की देवी की दिल और जान से पूजा करी। हर साल बलि भी दी गई। लोग ये मानने लग गए कि जिसकी बलि दी जाएगी वो स्वर्ग या नरक के बदले सीधे देवी के पास चला जाएगा। इसलिए लोग अपनी मर्जी से बलि के लिए अपने आप को पेश करने लगे। जब तक गांव वाले देवी की पूजा करते रहे तब तक देवी ने गांव वालों पर कोई मुश्किल नहीं आने दी। पैसा, ज़मीन, फसल, खाना, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। आखिर में जिसका डर था वही हुआ। कहते हैं एक अंग्रेज़ अफसर ने गांव वालों से किसी बात पर गुस्सा होकर एक दिन पूजा के मंडप में आग लगवा दी। उस आग में पुजारी के साथ साथ गांव के 17 लोग भी मारे गए। कुछ गांव वालों ने देवी की मूर्त को आग से बचा लिया, लेकिन उस शैतान ने उन्हें पकड़कर देवी की मूर्त को भी आग में डाल दिया। बस कहते हैं उस दिन से गांव पर एक श्राप मंडराने लगा। कैसा श्राप? एक श्राप कि हर 32 सालों में एक ऐसा महीना आएगा जिसमें इस गांव पर मौत तांडव करेगी, जिसे ना कभी कोई रोक पाया है और ना ही कभी कोई रोक पाएगा। इस महीने में जो भी चांद की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और उसकी आत्मा सीधे देवी के चरणों में चली जाएगी। इसे रोक कैसे सकते हैं? देवी की ताकत को कोई नहीं रोक सकता और रोकने की कोशिश भी मत करना। हेलो।
हेलो वेदांत, नीलम आंटी बोल रहे हो बेटा? तो ये युक्ति तुम्हारे साथ है क्या? 1 घंटा हो गया, मिल ही नहीं रही है। खेलने का बोल के गई थी लेकिन उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता। तुम भी घर पे नहीं हो, तुम्हारे साथ है तो प्लीज उसे घर पे भेज दो बेटा। हर मौत के महीने की आवृत्ति में पूजा की तरह देवी एक बलि मांगती है, और ये बलि हमेशा एक कुंवारिका की होती है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की की जान बचा सकते हो बस। लेकिन याद रहे, आज पूर्णिमा है, चांद को देखना तो दूर की बात है। आज उसकी रोशनी की एक किरण भी आंखों में गई तो समझो तुम भी देवी की शरण में चले जाओगे। युक्ति के घर में बहुत सहमा सा माहौल था, लेकिन वो सब इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि युक्ति तो उन्हीं के घर के ऊपर यानी चौथी मंजिल की छत पर छुपी बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपने होश में ही ना हो। अब तक सूरज ढल चुका था और चांद के सामने से बादल भी हट चुके थे। वो खड़ी होती है और सीधे चांद की तरफ देखती है। 1 सेकंड में उसकी आंखें काली से सफ़ेद होने लगती हैं कि तभी उसके सामने से एक चादर उस पर लिपटना शुरू कर देती है। यह और कोई नहीं बल्कि शौर्य और वेदांत ही थे, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की तुम्हें वहीं मिलेगी जहाँ चांद सबसे पास है। उठा, पैर पकड़, नीचे लेके जाना है इसको। याद रहे, उसको चांद को देखने नहीं देना। और अगर तब तक उसने चांद को देख लिया होगा तो हम उसे कैसे बचाएंगे ताई? हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैसे? आंखों पर पट्टी बांध के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? और हॉस्पिटल के लिए जाना भी तो शहर पड़ेगा। देख, हॉस्पिटल तो हमें किसी भी तरीके से पहुंचना पड़ेगा। गाड़ी मुश्किल है लेकिन हम पैदल जा सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? 20 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, पैदल कैसे जाएगा? तो तेरे पास कोई और आइडिया है? देख, हमें जाना पड़ेगा। मेरी बात सुन, तू युक्ति को उठा, मैं तेरी बाजू पर हाथ रखकर आगे आगे चलता हूँ। मैं लकड़ी से सड़क के किनारे का ध्यान रखूंगा और तू मेरी लीड पर चलता रहियो। देख, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज़। दोनों बिल्कुल जैसे वेदांत ने बताया वैसे चलने लगे। टाइम कम होने के कारण इधर उधर टाइम वेस्ट करना दोनों ने ठीक नहीं समझा। रास्ता लंबा था, पर इस टाइम उन्हें उस लड़की की जान बचाने के सिवा कुछ सूझ भी कहाँ रहा था। शौर्य ने जितना सोचा था, ये रास्ता उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला था। 1-1 किलोमीटर जाने में उन्हें आधा घंटा लग रहा था। लगभग 5 किलोमीटर के बाद शौर्य के हाथों ने जवाब दे दिया। वेदांत, तुझे उठाना पड़ेगा, मुझसे ज़्यादा देर नहीं उठ पाएगी। तू उठा, मैं आगे चलता हूँ। कहते हैं जब इंसान की जान पर बनाती है तब उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। शायद शौर्य और वेदांत के साथ भी यही हो रहा था। दोनों युक्ति को लगभग 10 घंटे उठाकर 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल पहुंचे। रात के 3 बज रहे थे। एक जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर था। पहला काम तो ये कि उसके शरीर पर चांद की एक भी किरण नहीं पड़ने देनी। दोनों अंदर घुसते ही अपनी आंखों की पट्टी उतारते हैं और डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाने लगते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। जी कहिए। डॉक्टर भी फुर्ती में बाहर आता है। और दूसरा काम? डॉक्टर, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर आपको इस लड़की की दोनों आंखें ऑपरेट करके निकालनी होंगी। वेट, व्हाट? जस्ट बिलीव मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। नहीं, आई कैन डू दैट। ओए, करता है कि नहीं? रुक। अच्छा डॉक्टर, आप इसे एटलीस्ट ऑपरेशन थिएटर में लेके जाइए। देखिए, अगर इसकी आंखों में आपको कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो प्लीज़ ऑपरेट करके इमीडिएटली टेक देम आउट। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़। डॉक्टर इस बात पर मान जाता है और युक्ति को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर कंपाउंडर की मदद से अंदर ले जाता है। शौर्य और वेदांत साइड पर लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। दूसरा काम ये, जिन आँखों से उसने चांद को देखा, वो आँखें तुम्हें सूरज निकलने से पहले निकालनी पड़ेंगी। वेदांत की आंखों में वही मंजर आ रहा था जो उसने कुछ घंटे पहले देखा था। उनके सवाल का जवाब देते देते बड़ी ताई उनकी तरफ घूमी और उन दोनों ने देखा, उनकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे
मतलब ताई के साथ भी ये सब हो चुका है। उन्हें भी किसी ने महीने की आखिरी तारीख को बचाया था। पर एक बात कब से मन में खटक रही है, क्या? यही कि ताई ने बताया कि हर 32 सालों में ऐसा होता है, जबकि पुलिस रिकॉर्ड्स तो 50 साल के संभाल के रखे जाते हैं ना, और उनमें तो 32 साल पहले ऐसी कोई चीज़ होने का रिकॉर्ड ही नहीं है। तूने वैसे विलन्स के बारे में देखा या सुना है जिनको अगर आप बीच में से काट दो तो वो मरने के बजाय डबल हो जाते हैं? मुझे लगता है ये श्राप भी कुछ ऐसा सा ही है। जब जब किसी ने किसी भी तरह से इसको रोका है या टाला है, तब तब इसके आने का टाइम डबल हो जाता है। एंड दैट एक्सप्लेन्स इट। ताई को तो यही पता था ना कि 32 सालों में आता है, लेकिन जब उन्हें बचाया तभी 32 से 64 साल हो गया। जब ताई 16 साल की थी तब उन्हें बचाया था, और आज 64 साल बाद वो 80 साल की हैं। दैट एक्सप्लेन्स इट ना, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इंतज़ार का एक एक सेकंड कांटे की तरह चुभ रहा था। इसी चुभन के साथ उन दोनों ने इंतज़ार करते करते 2 घंटे निकाल दिए, और आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? देखो, मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंख में कुछ फंगस टाइप था। अब क्या था वो पता करने के लिए तो सैंपल लैब भेजना पड़ेगा, पर सिचुएशन को देखते हुए हमने उसकी एक आंख ऑपरेट करके निकाल ली है, लेकिन उसकी दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, तो वी डिडंट डू एनीथिंग विद इट। अब शायद उसे बाकी की ज़िंदगी उसी आंख के साथ गुजारनी पड़े, लेकिन वैसे वो आउट ऑफ डेंजर है। थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आप 2-3 घंटे में उसे घर लेके जा सकते हैं, पर चेकअप के लिए वापस भी लाना पड़ेगा। भले ही वो दोनों बाकी लोगों को ना बचा पाए, लेकिन आज की इस लड़ाई में उन्होंने कुदरत से युक्ति की जान वापस ले ली थी। सूरज की पहली किरण के साथ उन दोनों ने चैन की सांस ली। उनके मन में डर की सुनामी भी अब शांत हो चुकी थी। वैसे तो कुदरत के प्रकोप से कोई बच नहीं पाया, लेकिन इस छोटी सी जीत के साथ अब उन दोनों ने इस श्राप को 128 सालों के लिए थाम दिया था। आप सुन रहे थे आवृत। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। धन्यवाद।